बहुत सारी फीमेल्स को हमारी ओपीडी में वीकनेस की कंप्लेन रहती है, हाथ पैर में जलन की कंप्लेन रहती है और उनका स्वाभाविक सवाल होता है कि सर मैडम क्या हमको विटामिन बी 12 की कमी है, क्या खाने से हमको विटामिन बी 12 मिल सकता है, अगर वे हम लोग वेजिटेरियन हैं तो भी हमको विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो सकती है, कुछ वेजिटेरियन खाने में क्या विटामिन बी 12 हमको मिल सकता है या फिर हमको विटामिन बी 12 के सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है विटामिन बी 12 और इससे फीमेल्स को प्रेगनेंसी के टाइम पे, लैक्टेशन के टाइम पे और ये दोनों ना हो तो भी विटामिन बी 12 क्यों लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, कब टेस्ट कराना चाहिए, इस सब बात के बारे में हम लोग आज विस्तृत चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रजत, मेरे साथ है डॉक्टर सपना और आप देखना शुरू कर चुके हैं गायनेक दीदी और गायनेक वाला हमारा यूट्यूब चैनल। तो सपना, ये विटामिन बी 12 इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और आजकल लोगों में इसकी इतनी जागरूकता क्यों है, क्या काम करता है हमारे शरीर में? बहुत ही बढ़िया आपने टॉपिक उठाया है आज विटामिन बी 12 का। और बहुत सारे पेशेंट्स हैं हमारे पास, बहुत सारे सवाल लेके आते ही रहते हैं। तो विटामिन बी 12 समझते हैं कि क्या होता है। विटामिन बी 12 एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ये बॉडी में बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसके बहुत सारे काम है जो हमारे शरीर में वो करता है। ख़ास तौर से अगर हम समझे तो ये हमारे ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जो हमारी नसें हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमको इससे एनर्जी मिलती है क्योंकि हमारे जितने भी बायोकेमिकल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं उसमें इसका काफ़ी रोल है। और साथ में ये हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट, सेल डिवीजन, जो खास तौर से हमारा जो डीएनए फॉर्मेशन है सेल का, उसमें बहुत ज़्यादा इसका बड़ा रोल रहता है। मतलब आपका कहना ऐसा है कि विटामिन बी 12 हमारा शरीर का डीएनए भी बनाता है, ब्लड में भी काम करता है, नर्वस सिस्टम में भी काम करता है, माइलिनेशन के लिए, मेमोरी लॉस, विजन और सेंसेशन के लिए भी काम करता है। इसके अलावा फीमेल्स में क्या काम करता है? हमारे रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप ऑफ फीमेल्स जिन लोगों को बच्चा रखना है, प्रेगनेंसी होना है या बच्चे को दूध पिलाना है, उसमें इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? आज हमने ये क्यों टॉपिक चुना है, वो क्यों काम का है? हम लोग क्यों बोलते हैं कि एक फीमेल को विटामिन बी 12 बहुत ज़रूरी है? महिलाओं की जैसे बात करें तो महिलाओं का जो शरीर है बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस के दौर से गुजरता है और उसमें एक महत्वपूर्ण स्टेज है जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। प्रेगनेंसी रखना, डिलीवरी होना और बच्चे को दूध पिलाना। ये पूरा प्रेगनेंसी रखने के पहले वाला समय भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब वो प्लान कर रहे हैं, फैमिली स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। प्री कंसेप्शन का टाइम, प्री कंसेप्शन के जो टाइम है उसमें विटामिन बी 12 एडिक्वेट डोज में बहुत सप्लीमेंट करना ज़रूरी है। अगेन प्रेगनेंसी के तीनों ही ट्राइमेस्टर्स में, जब पहले 3 महीने में बच्चे का जब न्यूरल ट्यूब डेवलपमेंट हो रहा है तो उसमें विटामिन बी 12 एडिक्वेट डोज में प्रेगनेंसी में लेना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे का जो ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है और हम बहुत सारे मिसकैरिएजेस जो क्रोमोसोमल एनोमलीज की वजह से हो सकते हैं, एन्यूप्लॉइडीज की वजह से हो सकते हैं, या न्यूरल ट्यूब डेफिशिएंसी की वजह से जो एनोमलीज हो रही है उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही जो 3rd ट्राइमेस्टर और 2nd ट्राइमेस्टर में जो बच्चे का ग्रोथ हो रहा है उसमें फर्दर ब्रेन का डेवलपमेंट और ओवरऑल ग्रोथ और फीमेल की ओवरऑल डिलीवरी के प्रोसेस में काफ़ी सारा जो उसका हीमोग्लोबिन की उसको ज़रूरत है और ब्लड सेल्स की उसकी ज़रूरत है, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसकी है। साथ में डिलीवरी होने के बाद जब वो बच्चे को दूध पिला रही है, लैक्टेटिंग मदर्स में भी विटामिन बी 12 की एडिक्वेट डोज में ज़रूरत है, क्योंकि माँ के दूध से बच्चे को भी ट्रांसफ़र हो रहा है विटामिन बी 12। क्या ये विटामिन बी 12 हमको खाने पीने की चीज़ों से मिलता है या हमको सप्लीमेंट्स ही लेना पड़ेगा? बहुत सारा मिथ मार्केट में है कि भाई विटामिन बी 12 कहाँ से मिलता है, कौन से सप्लीमेंट्स लिए जाए। तो जैसे आपने ये पूछा है कि विटामिन बी 12 हमको डाइट में मिलता है, यस बिल्कुल मिलता है। और इसमें हम 2 कैटेगरी में बात करेंगे, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, क्योंकि ये प्रोवन फैक्ट है, नोन फैक्ट है, सबको पता है कि विटामिन बी 12 सिर्फ एनिमल फूड्स में मिलता है। एनिमल फूड्स का मतलब हो गया डेयरी प्रोडक्ट्स, और साथ में जो नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स है जैसे एग हो गए, फिश हो गए, चिकन हो गए, तो एनिमल फूड में ये एडिक्वेट क्वांटिटी में अवेलेबल है। और यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल आ जाता है कि जो लोग वेजिटेरियन है इंडिया में, उनको कहाँ से विटामिन बी 12 मिले।
तो वही चीज़ मैं यहाँ बताने जा रही हूँ कि सबसे पहले हम वेजिटेरियन डाइट की बात करते हैं। वेजिटेरियन डाइट में अगर हम विटामिन B12 है तो एनिमल प्रोडक्ट्स की जैसे बात करें तो डेयरी का जो सोर्स है वो नंबर 1 सोर्स है, जहाँ से डेयरी प्रोडक्ट्स है उनको विटामिन B12 हमको मिल सकता है। और उसमें 1 ग्लास दूध की बात करी जाए, भले हम उसको लो फैट मिल्क ले सकते हैं, 1 ग्लास दूध में ऑलमोस्ट हमारी 50% डेली रिक्वायरमेंट मीट हो जाती है। इसके अलावा दही है, पनीर है, चीज़ है, इन सारी चीज़ों में विटामिन B12 अवेलेबल है। सेकंड चीज़ हम बात करें तो चने की बात करते हैं, जैसे काले चने हैं या सफ़ेद चने हैं, इनको हफ्ते में 1 या 2 बार हम कैसे भी सब्जी बना के स्प्राउट्स करके कैसे भी खाएं, इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन B12 रहता है। और कई बार हमारे ये सिके हुए भुने हुए चने होते हैं, उनमें भी एडिक्वेट सोर्स में विटामिन B12 मौजूद होता है। इसके अलावा जो स्प्राउट्स हैं, जो स्प्राउट्स, कोई भी चीज़ को जब अंकुरित करा जाता है और ख़ास तौर से 24 घंटे से ज़्यादा जब हम उनको अंकुरित करते हैं तो न केवल उनका प्रोटीन कंटेंट बढ़ता है, उनका विटामिन B12 भी बढ़ता है और ये नेचुरल साइनोकोबालामिन होता है जो अगेन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है बॉडी के लिए। फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स की बात करें तो इंडियन मील में हमारे फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हर समय अवेलेबल है। दही छाछ तो है ही, जो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। इडली, डोसा, कांजी, कोई भी तरह के इस तरह के अचार जिसको फर्मेंट करके बनाया जाता है, क्योंकि ये फर्मेंटेड फूड क्या करते हैं, पेट में गुड बैक्टीरिया जो प्रोबायोटिक है उनको बढ़ाते हैं और विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को बॉडी से बढ़ाते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हमारा ये है। साथ में हमारे जो सैलेड्स की बात करें और फ्रूट्स की बात करें तो बीट रूट अपने आप में एक अच्छा सोर्स है विटामिन B12 का। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक फ्रूट्स जैसे बनाना है या ऑरेंजेस है, पपाया है, कैरेट है, इनमें भी नॉमिनल अमाउंट में विटामिन B12 अवेलेबल है। तो इस पूरी लिस्ट को अगर हम समझें तो एक बैलेंस्ड हेल्दी मील जो वेजिटेरियन खा रहे हैं तो में काफ़ी सारे सोर्सेज हैं जिससे विटामिन B12 एडिक्वेट डाइट में मिल सकता है। हालांकि कुछ साल पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में एक स्टडी आई थी जिसमें बताया गया था कि लगभग 98% इंडियंस और विटामिन B12 में डेफिशिएंट हैं और लगभग 94% इंडियंस विटामिन D में डेफिशिएंट हैं। विटामिन D के बारे में हम लोग अलग वीडियो में बात करेंगे, लेकिन विटामिन B12 जैसा सपना ने बोला वेजिटेरियन डाइट में हमको मिल सकता है, लेकिन फिर भी वेजिटेरियंस और वीगन्स को अपना विटामिन B12 लेवल रूटीन इंटरवल्स पे चेक कराते रहना चाहिए और अगर वो लेवल्स कम हो तो उसका सप्लीमेंटेशन लेना चाहिए। अच्छा, आप मेरे को ये बताओ कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से पेशेंट को क्या क्या तकलीफ़ें हो सकती हैं, पेशेंट क्या सिम्टम्स लेके हमारे पास आएगा। नॉन प्रेग्नेंट, नॉन लैक्टेटिंग फीमेल्स की मैं बात कर रहा हूँ। जैसा अब ये सवाल है कि ऐसे कौन से चिन्ह हैं जो हमको बताएंगे कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो रही है या विटामिन B12 के शरीर में कमी हो रही है। तो उसमें सबसे पहला जो मुख्य कारण होता है वो होता है फटीग मतलब टायर्डनेस, थकान। ये बहुत ज़्यादा पेशेंट को लगता है कि बहुत थकान हो रही है, थोड़ा ही काम करते हैं तो वो थक रहे हैं, सांस फूल रही है, ये उसमें एक मेजर कारण होता है। साथ में सिर भारी रहना, चिड़चिड़ापन होने लगता है, वो अपने काम में इतना कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं और उनको पूरे दिन मूड स्विंग्स होते रहते हैं। तो ये एक दूसरा कारण हो सकता है जो आपको इस बारे में बता सकता है। तीसरा चिन्ह जो हम बताएंगे कि पाँव में झंझनी होना, नसों की झंझनी होना, टिंगलिंग होना और नमनेस कि मेरे तो पाँव सुन्न हो जाते हैं, जिस जगह पे बैठी हूँ उस जगह सुन्न हो जाते हैं, सोते समय सुन्न हो जाते हैं। ये सब हमारे विटामिन B12 की कमी को खास बताता है। आप क्या ऐड करेंगे? विटामिन B12 बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ विटामिन्स का एक मेन विटामिन है। बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ विटामिन्स बॉडी में कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी निकालने की जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कोफैक्टर की तरह काम करते हैं और इसलिए अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी, खाने से फूड एसिमिलेशन से एनर्जी कन्वर्जन नहीं हो पाएगा, इसलिए वीकनेस और फैटिग ये सब रहेगा। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स डिपेंड करता है कि बॉडी में सिवियरिटी ऑफ डेफिशिएंसी कितनी है। अगर बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी नहीं है, स्टेज 1 खाली डेफिशिएंसी है मतलब ब्लड में खाली लेवल्स कम हैं तो बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होंगे। स्टेज 2 मतलब अगर विटामिन B12 का सेल्स में डेफिशिएंसी होनी चालू हुई है तो थोड़ा सा केमिकल रिएक्शंस में फ़र्क पड़ेगा तो फैटिग, एनर्जी लॉस होगा। स्टेज 3 मतलब और सिवियरिटी हो गया, मतलब न्यूरोलॉजिकल थिंग्स, मतलब ब्रेन, नर्वस सिस्टम, जैसा सपना ने बोला कि एंग्जाइटी होगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, हाथ पैर में चींटियाँ चलेंगी, पिन्स एंड नीडल्स हमारी भाषा में बोलते हैं। और जो लास्ट स्टेज होता है बहुत सीवियर डेफिशिएंसी, उसको माइक्रोसाइटिक एनीमिया बोलते हैं, मतलब उसमें ब्लड में चेंजेस आने लगते हैं। आरबीसी का जो डायमीटर है वो 100 को क्रॉस कर जाता है
और उससे एब्जॉर्प्शन में डिफ़िकल्टीज़, डाइजेशन में डिफ़िकल्टीज़, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। तो सपना, आप ये बताएं कि हमारे फीमेल्स में जो हमारे कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स होते हैं, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी कितनी कॉमन है? बहुत ज़्यादा फीमेल्स में होती है ये? फीमेल्स में, महिलाओं में देखा जाए तो अराउंड 45 to 46% महिलाएं विटामिन B12 में डेफिशिएंट हैं, और ओवरऑल पॉपुलेशन में भी देखा जाए तो अराउंड 47 to 48% पॉपुलेशन विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। खासतौर से इंडिया में ये ज़्यादा कॉमन है क्योंकि यहाँ पे वेजिटेरियन लोगों की जो संख्या है वो ज़्यादा है। और वेजिटेरियन होने के साथ साथ एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा, हमारे जो कुकिंग मेथड्स हैं, जब हम लोग स्टीम कुक करते हैं, डीप फ्राई करते हैं, बिकॉज ये वाटर सॉल्युबल लेबाइल विटामिन है, तो ये डैमेज होने का चांस रहता है। इसलिए इंस्पाइट के वेजिटेरियन सोर्स में इतना ज़्यादा B12 अवेलेबल है, फिर भी हम लोगों को डेफिशिएंसी रहती है। अब आपने ये जो पॉइंट बताया, यहाँ से मैं दर्शकों को एक टिप देना चाहूँगी कि आपने अभी बोला कि ये जो हम इतना कुक कर देते हैं, तो अभी सिंपल पालक की बात करी जाए तो पालक में रूटीन में, हमारी डे टू डे लाइफस्टाइल में हम लोग क्या करते हैं कि पालक को पहले काट लेते हैं और फिर धो के हम बनाते हैं। लेकिन पालक में एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ विटामिन B12 है, और उसको कभी भी सब्जी बनाना है तो पहले आप उसको अच्छे से वॉश कर लीजिए और फिर काट के आप सब्जी बनाइए, क्योंकि काटने के बाद अगर वॉश करते हैं तो उसका विटामिन B12 वॉश आउट हो जाता है। प्रेगनेंसी, जो हमारे पास मेन प्रेग्नेंट पेशेंट्स फीमेल्स आते हैं, उसमें विटामिन B12 की कितनी इम्पोर्टेंस है और कितना जल्दी हमको विटामिन B12 चालू करना चाहिए ताकि बच्चे को कोई तकलीफ़ें नहीं हो? पहले आप ये बताओ कि विटामिन B12 अगर नहीं हो तो क्या तकलीफ हो सकता है? विटामिन B12 की कमी होगी तो सबसे ज़्यादा जो मेन तकलीफ हो सकती है प्रेगनेंसी में है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस होते हैं, बच्चे में एनॉमलीज आने का खतरा रहता है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से या तो उनको ब्रीडिंग चालू हो जाता है, या फीटल कार्डियक एक्टिविटी नहीं आती है, या कई बार एक्टिविटी आके मिस भी हो जाती है प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी मिसकैरेज एक नंबर 1 का प्रॉब्लम है। दूसरा, फीटल अनॉमलीज में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, अगर फॉलिक एसिड की कमी भी है और वो कोई भी सप्लीमेंट नहीं ले रहे हैं तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो बच्चे के जैसे ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, एनेनकेफेली हो रही है, एक्रेनिया हो रहा है, स्पाइना बाइफिडा, जो टोटली प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, प्रिवेंटेबल अनॉमली है, इसलिए इसकी जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एडिक्वेट अमाउंट पे अब हम ये बात करते हैं कि भाई हर महिला को या इंसान को एवरीडे कितनी रिक्वायरमेंट होती है, तो अराउंड 2.4 माइक्रोग्राम्स पर डे, एक एवरेज हम मान लेते हैं 2.5 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से उनकी रिक्वायरमेंट रहती है, और प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में अराउंड 2.5 लाइक 2.8 के आसपास उनकी रिक्वायरमेंट रहती है। चलिए, मेरा अगला सवाल यही था कि हमको एक आदमी को दिन में कितना विटामिन B12 की रिक्वायरमेंट रहती है। अच्छा, ये विटामिन B12 के लेवल बहुत सारे डॉक्टर्स करवाते हैं, कितना लेवल नॉर्मल होता है, कितना हाई होता है और कितना कम होता है? अरे ये तो बहुत आपने बर्निंग क्वेश्चन पूछ लिया कि विटामिन B12 का सर मुझे टेस्ट कराना है। हमारे पास बहुत सारी इंक्वायरीज आती है OPD में, और विटामिन B12 और विटामिन D का टेस्ट तो आजकल एक फैशन भी बन गया है, जो हर इंसान करवा ही रहा है, इवन बच्चे भी करवा रहे हैं टेस्ट। तो विटामिन B12 का जो टेस्ट होता है वो एक ब्लड टेस्ट होता है, एक सीरम ब्लड टेस्ट, वो हमको वैल्यू देता है। लैब वाइज लैब इसके पैरामीटर्स और रेंज अलग अलग होती है, बट अप्रॉक्सीमेट अगर मैं आपको गाइड करूँ यहाँ पे तो 200 से 900 की उनकी एक लिमिट होती है, और एनीथिंग विच इज़ लेस देन 200 इज़ वेरी लेस, और समवेयर अगर 900 से ज़्यादा है तो वह एक्सेस होता है, राइट। और एक नॉर्मल इंसान को, और ख़ास तौर से जैसा सवाल है कि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन की बात करी जाए, तो उसमें अगर ये लेवल्स हमारे समवेयर अराउंड 300 to 400 के बीच में अगर वो मेंटेन करे जाते हैं तो उसमें बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट भी अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 जनों की रिक्वायरमेंट है, ना केवल प्रेग्नेंट मदर की रिक्वायरमेंट है, जबकि एक डेवलपिंग फीटस और बेबी की भी रिक्वायरमेंट है, जो अपनी रिक्वायरमेंट के लिए अपनी मदर पे डिपेंडेंट है। तो इसलिए अराउंड अगर 350 to 400 के आसपास अगर उनके लेवल्स मेंटेन होते हैं तो ये सबसे अप्रोप्रिएट लेवल है जिसमें मदर और बच्चे दोनों की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। विटामिन B12 के लेवल्स की जो रेंज होती है लगभग 200 से लेके 900 200 to 900 पाइकोग्राम्स पर ml होती है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर 199 पाइकोग्राम पर ml हो तो बहुत कम है या 901 हो तो बहुत ज़्यादा है। अलग अलग लेबोरेटरीज़ का अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। प्रेगनेंसी में ऐसा बोलते हैं कि इस वैल्यू को हम लोग 3 टर्शाइल्स में डिवाइड करते हैं। अगर 312 से लेके 400 तक है तो बच्चे का
न्यूरोमोटर कॉग्निटिव परफॉर्मेंस बाहर जाके बहुत अच्छा होता है कंपेयर टू कि जिनके लेवल्स 312 से कम रहते हैं। इसलिए जैसा सपना ने बताया कि हम लोग विटामिन B12 के लेवल्स ट्राई करते हैं कि लगभग 350-400 के आसपास मेंटेन रहें, और जिन लोगों को प्रेगनेंसी रखनी है उन लोगों के लेवल्स अप्रॉक्सीमेटली 500 माइक्रोग्राम के आसपास होने ज़रूरी हैं। तो क्या सपना इसका मतलब ये है कि हम लोग प्रेगनेंसी में हर एक पेशेंट का विटामिन B12 लेवल चेक करते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि विटामिन B12 का टेस्ट हम लोग प्रेगनेंसी में बार बार नहीं कर सकते हैं। अभी ऐसा देखा गया है कि जैसी कोई महिला फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के साथ हमारे यहाँ आती है तो इमीडिएटली हम उनको फॉलिक एसिड विटामिन B12 की टैबलेट स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पे बच्चे की और माँ की दोनों की रिक्वायरमेंट है, और वो उनको थ्रू आउट प्रेगनेंसी चालू रहता है। और ख़ास तौर से पहले 3 महीने इसकी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और लास्ट के 3 मंथ्स भी इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो हम लोग बार बार प्रेगनेंसी में टेस्ट नहीं करते हैं, हम सिर्फ उनको एडिक्वेट डोज में सप्लीमेंट्स देते हैं। अच्छा, ये बताओ कि विटामिन B12 की कुछ टॉक्सिसिटी होती है कि अगर बॉडी में ज़्यादा लेवल हो गया तो विटामिन B12 का कुछ नुकसान हो सकता है क्या? जी, अभी तक हम कमी की बात कर रहे थे, लेकिन अभी सवाल है कि अगर ये बहुत ज़्यादा एक्सेस क्वांटिटी में ले लिया जाए तो क्या ये हमको नुकसान करेगा? तो जी हाँ, ये हमको नुकसान कर सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं, उसका एकदम क्लासिक कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं होंगे, लेकिन अगर वो लेवल हमको कुछ तकलीफ हो रही है, जैसे कुछ तकलीफें आप बताएंगे क्या हो सकती है? विटामिन B12 एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है और वो बॉडी में स्टोर नहीं रहता है, इसलिए हम लोग जितना भी लेते हैं 8, 10, 12 घंटे के अंदर वो किडनी के थ्रू बाहर आ जाता है, इसलिए उसके टॉक्सिसिटी के चांसेस बहुत कम हैं। ऐसी कोई भी स्टडीज़ नहीं है, टॉक्सिसिटी स्टडीज़ नहीं है कि ज़्यादा विटामिन B12 लेने से बॉडी में कोई नुकसान हो सकता है, उसकी कोई अपर टॉलरेबल लिमिट भी नहीं है। हालांकि बहुत रेयर केसेस में किसी को अगर किडनी की तकलीफ़ है या किसी को कैंसर है तो वो केसेस में विटामिन B12 की मेगा डोज जो नॉर्मली रूटीन पेशेंट्स में नहीं देते, वो कुछ केसेस में तकलीफ़ कर सकती है। बहुत रेयर केसेस में ऐसा पाया गया है कि प्रेग्नेंट फीमेल्स या प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करने वाली फीमेल्स जब कोई कारण से मेगा डोज ऑफ विटामिन B12 लेते हैं तो उनको शायद कुछ केसेस में बच्चों को तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन एवरेज जनरली विटामिन B12 एब्सोल्युटली सेफ़ है और उसकी कोई टॉक्सिसिटी लिमिट नहीं है। अच्छा, क्या ये फास्टिंग जब करते हैं, व्रत रखते हैं, तो उससे विटामिन B12 के लेवल पे कुछ फ़र्क पड़ता है क्या? 1 या 2 दिन के फास्टिंग पे तो बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्या ये विटामिन B12 जब एक माँ लेती है तो उसी से उसके बच्चे को विटामिन B12 पहुंच सकता है क्या? यस, विटामिन B12 प्लेसेंटा से भी क्रॉस होता है और मदर्स मिल्क से भी क्रॉस होता है, तो अगर मदर उसको कंज्यूम कर रही है तो डेफिनेटली बेबी को फ़ायदा हो रहा है। हमने विटामिन B12 के सोर्सेज के बारे में बात किया, हमने विटामिन B12 के लेबोरेटरी टेस्ट के बारे में बात किया। अब हम लोग बात करेंगे सप्लीमेंट्स के बारे में। कौन कौन से सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल है, किस किस फॉर्म में अवेलेबल हैं। सबसे पहले आप ये बताओ कि ओरल टैबलेट्स अवेलेबल है, सबलिंगुअल हैं, हम लोग कैसा देना प्रेफर करते हैं और कितनी डोज में देना प्रेफर करते हैं? विटामिन B12 टैबलेट्स और इंजेक्शंस दोनों ही फॉर्म में अवेलेबल है, और आजकल तो स्प्रे भी अवेलेबल है जो माउथ में स्प्रे करे जा सकते हैं। जो टैबलेट्स की बात करें तो ये सबलिंगुअल टैबलेट्स के नाम से आती हैं। सबलिंगुअल मतलब उनको जीभ के नीचे रखने की गोलियां बोली जाती है, जिससे उनका एब्जॉर्प्शन बहुत क्विक होता है और अच्छा होता है। और कई बार ये फॉलिक एसिड के कॉम्बिनेशन के साथ टैबलेट्स भी अवेलेबल है जो रूटीन पानी के साथ हम उनको ले सकते हैं। और इसके अलावा इनके इंजेक्शंस अवेलेबल है। इंजेक्शंस में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजेक्शंस अवेलेबल है। 500 माइक्रोग्राम्स के भी आते हैं, 750 के भी आते हैं, 1500 माइक्रोग्राम्स के भी आते हैं। बट डिपेंडिंग ऑन द केस उनको कितनी सिवियरिटी है, सिम्टम्स कितने सिवियर हैं, उनका एज ग्रुप क्या है, मेल है फीमेल है, रिक्वायरमेंट क्या है बॉडी में, ये सब देख के डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि उनको किस तरह की रूट ऑफ विटामिन B12 की ज़रूरत है। विटामिन B12 की ओरल टैबलेट हम लोग नॉर्मली नहीं प्रेफर करते क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस इतनी ज़्यादा अच्छी है नहीं। विटामिन B12 को कॉम्बिनेशन के साथ भी, बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन के साथ भी हम लोग नहीं प्रेफर करते क्योंकि उसमें एक यूजुअली बेल्चिंग का गंदा टेस्ट आता है, साइड इफ़ेक्ट अच्छा नहीं आता है, पेशेंट्स लोग प्रेफर नहीं करते। हमारी खुद की प्रैक्टिस में सबलिंगुअल विटामिन B12 से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, 1 या 2 डेली डिपेंडिंग अपॉन द डेफिशिएंसी, और वो उसका जो एफिकेसी होती है वो ऑलमोस्ट इंजेक्शंस के बराबर ही होती है।
सपना ने स्प्रे के बारे में बात किया, अभी बहुत रिसेंटली मार्केट में आया है, उसके बारे में बहुत स्टडीज़ नहीं हुई हैं, वो अच्छा है ख़राब है उसके बारे में हम लोग कमेंट नहीं कर सकते। इसके अलावा कुछ फिल्म्स भी आती हैं कि डायरेक्टली आपने जिप के नीचे रखा और वो एब्जॉर्ब हो गई, वो भी अब एक लेटेस्ट फॉर्म आई है मार्केट में। सबसे बेस्ट चीज़ होती है पैरेंटल फॉर्म, इंजेक्टेबल फॉर्म, उसको हम लोग इंट्रामस्कुलर भी लगा सकते हैं या फिर हम लोग उसको ड्रिप में भी लगा सकते हैं। अच्छा, आप ये बताओ कि वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो हम लोग कितना इंजेक्शंस का, सपोज पैरेंटल इंजेक्शंस में दे रहे हैं तो हम लोग कितना कितना इंजेक्शन देते हैं, कितने टाइम के लिए लेना पड़ता है, और क्या उसको लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है या एक बार ले लिया तो उसके बाद में वो लेवल्स नॉर्मल आ जाते हैं? जी, अभी जैसे इंजेक्शंस के लिए हम इसलिए बोल रहे हैं कि जब किसी को सीवियरिटी ज़्यादा है और डेफिशिएंसी सिम्टम्स ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि इंजेक्शन से जो लेवल ऑफ विटामिन B12 ब्लड में है वो बहुत जल्दी बढ़ता है और कंप्लायंस भी परफेक्ट होती है। तो इसलिए इंजेक्शंस का मोस्ट कॉमनली तरीका जो सभी को, लगभग आम आदमी को भी पता है सभी को, वो है कि 5 इंजेक्शन का बेसिक कोर्स दिया जाता है जो मोस्टली ऑल्टरनेट डे दिया जाता है। ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस लगाए जाते हैं मसल में, और उसके बाद उनको वीकली इंजेक्शंस एडवाइस कर दिए जाते हैं। कई बार एवरी 15 डेज भी उनको टेपर ऑफ करा जाता है और मंथली भी चालू रहते हैं। तो इस तरह से टेपर ऑफ करके बंद करके वो विटामिन B12 की टैबलेट्स पे भी आ सकते हैं, और टाइम टू टाइम अगर ज़रूरत पड़े और सीवियरिटी बढ़ रही है तो उसको रिपीट भी कर सकते हैं। अमूमन जैसे सपना ने बोला, ऑल्टरनेट डे इंजेक्शन के 5 से 7 इंजेक्शन का कोर्स होता है, फिर बाद में वीकली एक बार 3 से 5 इंजेक्शन का कोर्स होता है, बाद में महीने में 15 दिन में एक बार होता है 2 से 4 इंजेक्शन, फिर महीने 2 से 3 इंजेक्शन, मतलब ऐसे 6 महीने तक हम लोग विटामिन B12 के इंजेक्शन देते हैं। उसके बाद विटामिन B12 का लेवल्स करवाते हैं, अगर नॉर्मल आता है तो फिर कुछ नहीं करते, लेकिन पेशेंट का लेवल अगर नॉर्मल नहीं आता है या फिर पेशेंट वेजिटेरियन है, उसके डाइट से उसको एडिक्वेट सोर्स नहीं मिल रहा है, तो लाइफ लॉन्ग हम लोग विटामिन B12 का सप्लीमेंटेशन इधर इन फॉर्म ऑफ इंजेक्शन वंस मंथली या वंस एवरी 3 मंथली, या फिर टैबलेट्स वंस डेली या वंस ऑल्टरनेट डे, जैसा भी जिस हिसाब से लेवल है उस हिसाब से हम लोग देने का प्रीफर करते हैं। अच्छा, आप ये बताओ कि ये विटामिन B12 का जो हम लोग टैबलेट्स देते हैं वो या इंजेक्शन देते हैं वो मॉर्निंग में देना बेटर है या आफ्टरनून में या इवनिंग में, या कुछ खाने से उसका कोई लेना देना है? मोस्टली कोई भी टाइम पे ले सकते हैं। हमारे लिए कंप्लायंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि पेशेंट के बॉडी में विटामिन B12 जाए, और प्रेफरेबली अगर मॉर्निंग में लेंगे तो वो वाटर सॉल्युबल होता है, इजीली वो बॉडी में कंज्यूम होगा। दूसरी बात है कि इतने विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स भी लेने के बाद भी, हालांकि हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम इतना सारा सप्लीमेंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम कई बार जो खा रहे हैं या जो सप्लीमेंट्स ले रहे हैं वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं, और ये मैल एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गया है। सीलिएक्स डिजीज़ होती है, क्रॉन्स डिजीज़ होती है, कई सारे लोगों को गैस, एसिडिटी, कब्ज बहुत ज़्यादा रहती है, और ख़ास तौर से जिनको डाइजेशन के इश्यूज़ रहते हैं उनमें भी विटामिन B12 डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कॉमनली देखने में आ रही है। हमने विटामिन B12 के इंजेक्शन का कोर्स पेशेंट को दे दिया, उसके लेवल्स नॉर्मल आ गए, तो पेशेंट ने अगर ये बंद कर दिया तो उसको लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम नहीं होगी या फिर कुछ सालों के बाद दोबारा प्रॉब्लम होगी? B12 के लेवल्स बॉडी में कितने साल तक स्टोर रहते हैं? विटामिन B12 के जो लेवल्स होते हैं वो 3 to 5 ईयर्स तक स्टोर रहते हैं। मोस्टली ये लीवर में स्टोर रहते हैं, और जैसे आपने शुरू में बताया कि इनके अलग अलग डेफिशिएंसी की अलग अलग स्टेजेस होती है, एकदम से अचानक से वो बहुत कम नहीं होते हैं, और सिम्टम्स प्रोड्यूस करने के लिए एक मिनिमम लेवल उनका कम होता है, उसके बाद ही सिम्टम्स आते हैं। अब जैसे हमने अभी इतनी सारी महिलाओं की बात करी, रिप्रोडक्शन, लैक्टेशन, प्रेगनेंसी, लेकिन ओल्डर एज में भी इसकी उतनी ही रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ओल्डर एज में क्या होता है कि उनका एब्जॉर्प्शन अफेक्ट हो रहा है, ऑलमोस्ट उनका 25 to 30% लेस एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जो रूटीन में उनके नॉर्मल यंग हेल्दी लोगों में होता है। तो इसलिए ये सप्लीमेंट्स टाइम टू टाइम लेते रहना चाहिए, और ज़रूरत पड़े तो लेवल्स को चेक भी कराना पड़े। हम लोग ऐसा प्रेफर करते हैं कि विटामिन B12 के साथ फॉलिक एसिड और विटामिन B6 एक्टिव फॉर्म में लें, क्योंकि ये तीनों कोफैक्टर लगभग सारी केमिकल रिएक्शंस में एक साथ काम करते हैं। अच्छा, ये बताओ, हमने फीमेल्स की बात की, आपने बोला डाइट में से इतना मिलता है, तो मेल्स में भी उनके साथ जो मेल्स रहते होंगे, उनके पार्टनर्स होते होंगे, उनको भी डेफिशिएंसी होने के चांसेस हैं? विटामिन B12 तो क्या है कि सबसे मेजर कारण ये है कि हम एडिक्वेटली कुक बराबर फूड नहीं कर रहे और एडिक्वेट ले नहीं रहे, क्योंकि वीडियो की शुरुआत में मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स बताए कि वेजिटेरियन डाइट में भी विटामिन B12 है, लेकिन क्या वो हम चीज़ें रेगुलरली कंज्यूम कर रहे हैं,
और ख़ास तौर से जो ग्रोइंग एज में हमारे जो बच्चे हैं, एडोलेसेंट्स और यंग ग्रोइंग किड्स हैं, क्या वो भी दूध पी रहे हैं, दही खा रहे हैं, नट्स हैं, हरी सब्जियां हैं, सलाद है, क्या वो ये सब ले रहे हैं? इसी के कारण वो कमी हो रही है। मतलब अगर मेल्स में और फीमेल्स में दोनों में विटामिन B12 डेफिशिएंसी है, तो जब वो लोग बच्चा रखने की ट्राई करेंगे, सोचेंगे, तो क्या ये उनको अफेक्ट करेगा दूसरे महीनों में कि अगर फीमेल और मेल को, हस्बैंड वाइफ को बच्चा रखने का प्लान करना है, तो क्या उनको विटामिन B12 का सप्लीमेंटेशन लेना चाहिए? जैसे प्री कंसेप्शन की यहाँ बात हो रही है, और अगर हम अभी सब औरतों की बात कर रही है, लेकिन आदमियों में भी फॉलिक एसिड और विटामिन B12 लेना चाहिए, क्योंकि जेनेटिकली जो बच्चा बनता है वो स्पर्म और ओवम दोनों के मिलने से बनता है। इसलिए स्पर्म का DNA भी अगर अच्छा होगा तो प्रेगनेंसी में मिसकैरेज होने का रेट कम रहेगा। प्लस आदमी लोगों को विटामिन B12 की कमी से काफ़ी सारी सेक्शुअल प्रॉब्लम्स हो सकती है। आप बताइए उसके बारे में। जैसा हमने बात किया, विटामिन B12 बॉडी में एनर्जी का एक बहुत मेजर सोर्स है। विटामिन B12 से DNA भी बनता है। अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी तो बच्चे जो स्पर्म में DNA होगा वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा। हालांकि वो हमको स्पर्म की रिपोर्ट्स में नहीं दिखेगा, क्योंकि उसके लिए एक अलग टेस्ट होता है, स्पर्म DNA फ्रेगमेंटेशन टेस्ट, जो बहुत कॉस्टली होता है, हम लोग रूटीनली नहीं करवाते हैं। इसके अलावा स्टडीज़ में ऐसा पाया गया है, जिन लोगों को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, जिनको क्रोनिक स्ट्रेस रहता है, उनको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, लॉस ऑफ लिबिडो, लॉस ऑफ डिज़ायर, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये सब के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए जब भी कोई भी स्ट्रेसफुल जॉब में हो, प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहा हो, या फिर अगर उनको अल्कोहल, टोबैको या कोई भी चीज़ का व्यसन हो, तो फिर उनको विटामिन B12 का सप्लीमेंटेशन ज़रूर लेना चाहिए। अच्छा, ये बताओ कि विटामिन B12 फीमेल्स के हार्मोन्स को भी अफेक्ट करता है क्या प्रेगनेंसी ट्राई करते टाइम पे? जी बिल्कुल, विटामिन B12 डेफिशिएंसी से भी हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, और हार्मोन्स गड़बड़ होंगे तो प्रेगनेंसी कंसीव होने में डिफ़िकल्टी हो सकती है, या फिर प्रेगनेंसी में फिर से तकलीफ हो सकती है। तो मतलब ये चीज़ है कि विटामिन B12 फीमेल और मेल दोनों की फर्टिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसकी हमारे शरीर में कोई टॉक्सिसिटी होने के चांसेस नहीं है। आपने आगे भी बताया था, फर्टिलिटी के लिए फीमेल और मेल में विटामिन B12 का लेवल कितना होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली? जैसे अब यहाँ पे बहुत ही टेक्निकल सवाल है कि फर्टिलिटी का ऑप्टिमम फर्टिलिटी के लिए अगर प्रेफरेबली लेवल्स 500 के आसपास होना चाहिए तो वो बहुत अच्छा रहेगा, और ये सबसे बेस्ट रहेगा। तो मतलब अगर हम लोग रूटीन टेस्ट के अलावा मेल और फीमेल का विटामिन B12 लेवल भी चेक करें, इस हिसाब से जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं उनका? नहीं, हम हमारे कैबिन में जो भी पेशेंट्स आते हैं, हम लोग रूटीन में उनको एडवाइस करते हैं, और ये बहुत कॉमनली देखने में आया है कि हस्बैंड्स कई बार रिफ्यूज़ करते हैं कि हमको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं, हमको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन आपको भी ये जानकारी होना चाहिए कि जो विटामिन B12 लेवल्स हैं वो एज अ हस्बैंड आपकी बॉडी में भी एडिक्वेट अमाउंट पे रहेंगे, तो प्रेगनेंसी का ओवरऑल आउटकम बहुत अच्छा रहेगा। विटामिन B12 के लेवल्स नॉर्मली हम लोग रूटीनली चेक नहीं करते, ना तो फीमेल में ना मेल में। उसका ये कारण है क्योंकि एवरेज लगभग 10 में से 9 लोगों को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती ही है, और हम ये मान के चलते हैं कि दोनों मेल और फीमेल में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी, भले वो लोग नॉन वेजिटेरियन हो या वेजिटेरियन हो। इसलिए, और दूसरी चीज़, जैसे ही हम लोग सप्लीमेंटेशन चालू करेंगे, विद इन फ्यू डेज टू फ्यू वीक्स वो लेवल नॉर्मल आ जाएगा। और हमारा बहुत स्पष्ट मानना है कि 900,000 रुपये का टेस्ट कराए, उससे बेटर है कि 900,000 रुपये की आप 3 महीने का टैबलेट का सप्लीमेंटेशन या इंजेक्शन का सप्लीमेंटेशन ले। वैसे भी हमको प्रेगनेंसी रखने के लिए विटामिन B12 की ज़रूरत पड़ने ही वाली है। एक होमोसिस्टिन करके एक चीज़ है, उसका विटामिन B12 से क्या रिलेशन है, और हमारे फीमेल पेशेंट्स में उसका क्या इम्पोर्टेंस है, और नॉन प्रेग्नेंट नॉन फीमेल पेशेंट्स में क्या इंपॉर्टेंस है, वो थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को समझाएं। जी, होमोसिस्टिन अगर बॉडी में होमोसिस्टिन लेवल्स की बात करें तो अगर ये बॉडी में अगर बहुत ज़्यादा बढ़े हुए रहते हैं तो ओवरऑल हेल्थ को वो अफेक्ट करते हैं, खासतौर से कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को भी वो अफेक्ट करते हैं, हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं, प्रेगनेंसी कंसीव होने में डिफ़िकल्टी होती है, और कई बार प्रेगनेंसी कंसीव होकर वो प्रेगनेंसी में भी कॉम्प्लिकेशंस और मिसकैरेज करता है। तो जो विटामिन B12 है वो होमोसिस्टिन लेवल्स को भी नॉर्मल लेवल पे रखता है, और उसके ओवरऑल मेटाबॉलिज्म में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। होमोसिस्टिन एक अमीनो एसिड है। होमोसिस्टिन हमारे ब्लड को क्लॉटिंग में बहुत एक मेजर रोल प्ले करता है।
होमोसिस्टीन के मेटाबॉलिज्म में विटामिन B12 और पायरिडॉक्सल फॉस्फेट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। जो विटामिन B12 और पायरिडॉक्सल फॉस्फेट का लेवल्स अगर नॉर्मल हैं तो होमोसिस्टीन का लेवल कम रखने में मदद करते हैं। अगर हाइपर होमोसिस्टीनेमिया या होमोसिस्टीनोरिया मतलब ब्लड में होमोसिस्टीन का लेवल ज़्यादा है या यूरिन में होमोसिस्टीन का लेवल ज़्यादा है तो फिर बहुत सारे क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस, बेसल वॉल डिसऑर्डर्स, ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, ये सारी चीज़ों के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए भी कोई भी मेल या फीमेल जिनका बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा है, जिनको कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा हैं, जिनका वेट ज़्यादा है, जिनका BMI ज़्यादा है, जिनको एप्पल शेप्ड, पेयर शेप्ड ओबेसिटी है, जिनका एब्डोमिनल सरकमफ्रेंस ज़्यादा है, उनको भी विटामिन B12 विद पायरिडॉक्सल फॉस्फेट का सप्लीमेंटेशन लेना चाहिए। सपना, बहुत सारा हमने डिस्कशन कर लिया, लगभग सारे डाउट्स क्लियर हो गए, लोगों के हो गए होंगे ऐसा मैं मानता हूँ। कुछ कैरी होम मैसेजेस आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। विटामिन B12 एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाटर सोल्यूबल विटामिन है और एडिक्वेट सोर्सेस इसके अवेलेबल है वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों ही डाइट में। इम्पॉर्टेंस इस बात की है कि आपको हेल्दी खाना है, हर दिन उसको खाना है, बैलेंस डाइट लेनी है और खुद भी खाना है, बच्चों में हस्बैंड्स को भी खिलाना है और बच्चों को तो खास बहुत अच्छे से खिलाना है। और प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, ओल्डर एज में प्लीज़ इसको टाइम टू टाइम सप्लीमेंट करना भी ज़रूरी है। इसका रूटीन ब्लड टेस्ट कराने की ज़रूरत हम लोग नहीं मानते और एक बार लेवल्स नॉर्मल आ जाए तो भी उसको मेंटेनेंस के लिए टॉप ऑफ सप्लीमेंटेशन मेंटेनेंस डोज की ज़रूरत रहती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी टॉक्सिसिटी नहीं होती है। आप अगर ज़्यादा भी लेंगे तो ये बॉडी में, चूँकि फ़ैट सॉल्युबल नहीं है, बॉडी में ज़्यादा स्टोर्ड नहीं रहता है फैट में, इसलिए इसकी टॉक्सिसिटी नहीं होती है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमको ज़रूर बताएं और वीडियो चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।